व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला चीज तो ये कि why you are thinking about instructions, because whenever you are thinking about program or algorithm or any pseudocode or any flow chart, then you need certain instructions to just flow the data, and just to make a flow for the data you need a certain instructions. So anyone can, कोई बता सकते हैं कि how we can define instructions, because you are also writing instruction in C language, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर डिस्कशन ऑफ सम टॉपिक, यू आल्सो इंस्ट्रक्शन फॉर सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए आप सी लैंग्वेज में भी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स, इनबिल्ट प्रोसीजर्स है देयर। तो फंक्शंस के बेसिस पर प्रिंटफ, स्कैनफ, इसके थ्रू आप मैसेज को इनपुट करेंगे और फिर उसके बेसिस पर आप एंट्री, यूजर इनपुट भी कीबोर्ड से या किसी भी इनपुट डिवाइस से आप प्रोग्राम को देंगे, ताकि वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट हो पाए, क्योंकि प्रोसेस नीड सर्टेन डेटा एंड दैट डेटा इज अकम्प्लिश्ड आइदर इन ए स्टैटिक और डायनेमिक फॉर्म। आइदर यू सबमिट द डेटा इन एट डिजाइन टाइम और एट रन टाइम। तो रन टाइम में यूजर इनपुट का प्रोविजन है, डिजाइन टाइम में आप स्टैटिक या कांस्टेंट वैल्यू प्रोग्राम में देके और इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो बेसिकली व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस, how you can define, how you can analyze that instruction is, instruction को क्या बोल सकते हैं आप? yes, rules and regulation तो instructions को लिखने के लिए follow करना पड़ता है, यानी you have to follow certain rule and मतलब protocol, you have to follow certain protocol to write up the instructions. But if you have to define the instruction, why we are writing the instruction, why you are writing instructions whenever you are writing program in C language, whenever you are writing algorithm, to use the application only. So whenever you are writing algorithm, so you are not using any application. At that moment also you are maintaining instructions. जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं वहां पर तो कोई आप एप्लीकेशन से उसको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि that is the universal procedures you are writing by the with the प्रोग्राम को रन करना है। नहीं, मान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को केवल डिफाइन करना हो, एल्गोरिथम में भी तो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना। आप एल्गोरिथम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीवन कैन डिफाइन एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम को, हाँ बोलिए। अगेन यू आर यूजिंग इंस्ट्रक्शन, व्हाट देयर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉट इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फाइनाइट वर्ड को एड अप करना जरूरी है, बिकॉज एल्गोरिथम जो है वो उसमें फाइनाइटनेस होना चाहिए। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम इज दैट योर एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट। दैट मीन्स देयर इज सर्टेन टर्मिनेशन पॉइंट एट द मोमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। आपका जो है एल्गोरिथम टर्मिनेट होना जरूरी है। जैसे क्लास अगर इनिशिएट हुआ एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर, तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 आवर, 3 आवर, 2 4 आवर ये वाइंड अप होना चाहिए, यानी कि सेशन आपका आज का क्लोज होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए टुमारो के लिए। अदरवाइज अगर केवल इनिशिएशन टाइम है और क्लोजिंग टाइम नहीं है, तो दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो दैट रिप्रेजेंट्स अ बैड और डिमेरिट्स, यू कैन से शॉर्टकमिंग्स ऑफ दैट एल्गोरिथम। तो इंस्ट्रक्शंस वर्ड आप यूज कर रहे हैं, व्हाई यू आर राइटिंग? देयर इज नो एनी एप्लीकेशन, यू आर नॉट यूजिंग एनी एप्लीकेशन, still you are mentioning instruction whenever you are defining the algorithm. तो एक कोई बोले थे कमांड। यस यस, हाँ बोलिए, पूरा बोलिए, पूरा कमांड बोले, ठीक बोले। टास्क तो होता ही है, लेकिन ये क्यों हम लिखते हैं? अच्छा, ऑनलाइन में कोई बताएंगे? ऑनलाइन में, हाँ ठीक है, आप डायरेक्शन बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं, जो कमांड वर्ड यूज कर रहे हैं सही बोल रहे हैं। बेसिकली इट इज द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ठीक है ना। व्हेनेवर यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर, देन देयर इज अ नीड ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। तो उस इंस्ट्रक्शन, जैसे आप अगर रिक्वेस्ट देते हैं तभी आपके लिए एमएस वर्ड ओपन होता है। व्हेनेवर यू आर नॉट सबमिटिंग एनी रिक्वेस्ट, योर सिस्टम इज ऑन, but there is no any user process, because whenever user submit the request, then only the user process is initiated by the system. अगर आप सिस्टम ऑन करके बैठे रहेंगे और अपने रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, तो देयर इज नो नथिंग
going on according to user process, as a user process. System process is going on. जो सिस्टम इंटरनल प्रोसेस चलेगा, लेकिन यूजर यानी कि आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो देयर इज अ टू व्यू, यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू. सेम थिंग एवरी प्रोडक्ट के लिए होता है. देयर इज अ यूजर मैनुअल एंड देयर इज अ सिस्टम मैनुअल. यूजर मैनुअल गिविंग असिस्टेंस टू द यूजर एंड सिस्टम मैनुअल गिविंग असिस्टेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्रामर इन केस ऑफ कंप्यूटर. यानी आईटी के सेक्टर में अगर देखा जाए तो सिस्टम मैनुअल किसी प्रोडक्ट का क्या देगा, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोग्रामर होगा या न्यू प्रोग्रामर होगा उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. वहां से इनिशिएशन ऑफ न्यू मॉडल, वहां से नया मॉडल अगर कुछ जनरेट करना होगा तो वहां से उसको असिस्टेंस मिलेगा कि प्रीवियस प्रोग्रामर क्या अभी तक किया हुआ था. एंड दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क. तो इसको कहते हैं रिसर्च वर्क का पार्ट, कि आप जो एग्जिस्टिंग आपका जो आपका सिस्टम है उसी को और मॉडरेट करने के लिए क्या आप कर सकते हैं. तो पहले वाले सिस्टम का सारे डिटेल्स आपके पास होंगे तभी आप उसके फर्दर आप उसको इनहांस करने के पोजीशन में होंगे. तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिस्टम मैनुअल का जरूरत नहीं है. यूजर इज नॉट गोइंग टू डेवलप एनी न्यू सिस्टम. यूजर ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल व्हिच इज डिजाइन्ड बाय द सिस्टम डिजाइनर. तो जो सिस्टम बनाने वाले हैं जो प्रोटोकॉल बना दिए उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम उस पर काम करते रहते हैं. तो सिंपली अगर बोला जाए तो इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर. ठीक है ना, इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन. ठीक है, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो अब आप आ जाइए लैंग्वेज पर. यानी किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. जैसे अगर सी में प्रोग्रामिंग करना होगा तो प्रिंटफ स्कैनफ समझना होगा आपको. C++ में सी आउट सी इन समझना होगा. जावा में जब जाएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट इन सिस्टम डॉट इन डॉट प्रिंटलन या प्रिंट आपको समझना होगा. C# में जाएंगे तो सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट. यानी पास्कल में जाएंगे तो राइट एलन राइट. ठीक है ना, प्रिंट एलन. तो ये जो आपका वेरियस मोड ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग प्रोसीजर्स का है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा. यानी कि आप अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड के इनपुट करने के लिए जो प्रोसीजर उसको जिस लैंग्वेज में उसको फॉलो करना होगा. अगर मॉनिटर पर कुछ व्यू करना चाहते हैं तो मॉनिटर पर व्यू करने के लिए जो आपका जिस लैंग्वेज में जिस तरह का बिल्ट इन फंक्शन होगा उसको आपको फॉलो करना होगा. लेकिन जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई आपके पास कंपल्सन नहीं रहता है कि ये लाइन जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है और ये लाइन इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है. आप केवल 3 फॉर्मेट में लिखते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड. यानी यू थिंक अबाउट इनपुट, लिस्ट ऑफ इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ definition of the problem, and once you take the input then you think about the procedure through which you can generate the objective, through which you can fulfill the objective or requirement, whatever requirement you have. तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रोसेस सोचेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से प्रोसेस आपका तय होगा. प्रोसेस के बाद आपका इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डेटा एग्जीक्यूट होगा, जिस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना होगा. तो अब वो स्टोर को आप परमानेंटली देखना चाहते हैं कहीं पर तो उसका हार्ड कॉपी निकालेंगे, अदरवाइज सॉफ्ट मैनर में आपके फाइल के अंदर वो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो टेम्पोरली मेमोरी में एलोकेट होकर आपका उसका व्यू होता रहेगा. तो सिंपली जब आप कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर में भी देयर इज ए पर्टिकुलर assembler which giving assistance to coordinate the hardware, because आपका जो काम है वो हार्डवेयर से, आप कीबोर्ड है मॉनिटर है ये दोनों का यूज कर रहे हैं. जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कीबोर्ड का भी यूज कर रहे हैं, मॉनिटर का भी यूज कर रहे हैं. मॉनिटर टू व्यू द मैसेज, टू व्यू द पर्टिकुलर इनपुट, whatever input you are giving through the keyboard, and for giving input you need a mouse as well as keyboard. तो कीबोर्ड और मॉनिटर को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस आप मानते हैं और आपके प्रोग्राम में ये साइमल्टेनियसली यूज होता है जहां पर भी आपको यूजर इनपुट लेना होता है या किसी तरह का मैसेज और इनपुटेड वैल्यू को देखना होता है तो आप मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं. तो मॉनिटर के लिए स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो अप करते हैं और कीबोर्ड के लिए भी स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो करते हैं. तो व्हेनेवर वी स्विच्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन तो यू ऑलरेडी नो दैट कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर यू कैन से, या आप कह सकते हो लैंग्वेज कन्वर्टर. तो लैंग्वेज कन्वर्टर का जब कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग 0-1 के जगह हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखने लगे, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. वो हमारा असेंबली लैंग्वेज था पहला, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो इस तरह से हम इनहांसमेंट अपना जो है सोर्स कोड का करते चले गए एज पर आवर रिक्वायरमेंट.
लेकिन वो सोर्स कोड का वो जो है ऑब्जेक्ट कोड में हमेशा बदलने का जरूरत पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि बिट ओरिएंटेशन इनसाइड द कंप्यूटर, बिट ओरिएंटेशन होता है, बिट में ही सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर रीड करता है, बिकॉज बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसके बाद की भी दुनिया बनने वाली है, बहुत जल्दी बन जाएगी, ठीक है ना, बिट से भी स्मॉलेस्ट सेक्शन, दैट इज द क्वांटम बिट, ठीक है, क्यूबिट। तो क्वांटम कंप्यूटर इज इन अंडर रिसर्च वर्क, ठीक है ना। तो व्हेन क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्ट, तो और ज्यादा आपका मेजरिंग जो है, और ज्यादा जो आपका इफिशियंसी आपका सिस्टम का बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द कमांड। नाउ जैसे आप सी लैंग्वेज में एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज में, बिकॉज व्हेनेवर वी डिस्कस द हार्डवेयर लो लेवल प्रोग्रामिंग, देन देयर इज ए assembly language comes in our mind. So in assembly language also there is a standard format to write up the instructions. किसी भी instructions को लिखने के लिए एक standard format है। अब वो format में क्या है, जैसे आप लिखते हैं, तो अगर आप a plus b लिख रहे हैं, तो उसमें कितने तरह का instructions को follow कर रहे हैं। a plus b अगर कोई instruction लिख रहे हैं, तो a plus b में क्या क्या component आ रहा है आपका। तीन आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन आ रहा है दो ही। एक आपका ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेटर। ए और बी यानी ऑपरेंड का संख्या ज्यादा है, दो ऑपरेंड है, और ऑपरेटर का जो संख्या है एक है। तो ए प्लस बी लिख रहे हैं, तो ऑपरेंड और ऑपरेटर में आप क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कि ए और बी के ऊपर में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस। तो अब तीसरा चीज यहाँ क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेंड, थर्ड पार्ट इज द ऑपरेशन, यानी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन तय कर रहा है कि ए और बी ऑपरेंड पर ऑपरेशन क्या होगा। तो ऑपरेशन एडिशन होगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, और प्लस ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो एडिशन परफॉर्म करता है, और वो बाइनरी ऑपरेटर है। तो जब भी कोई दो ऑपरेंड के बीच में उसको प्लेस किया जाता है, तो बाइनरी ऑपरेटर के रूप में उसको एडिशन परफॉर्म करता है। तो ए और बी का जो भी वैल्यू होगा, वो एडिशन के बाद रिजल्ट परफॉर्म करेगा। So that is the instruction. Whenever you are writing a plus b, आप ऐसे a और b लिख रहे हैं, that is not instruction, that is data. But जैसे ही आप उसको एक्सप्रेशन का फॉर्म दे रहे हैं a plus b, इसका मतलब है कि आप a और b को ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 4 और 2, तो there is no coordination. लेकिन अगर बोल देंगे 4 plus 2, तो you are in a position to give the result in the form of 6, because that become expression, that become instructions. तो आपको करना क्या है, आपको पता है। अभी हम बोल देंगे 4 2, तो आप बोलेंगे करना क्या है, 4 2 तो समझ रहे हैं, इट इज इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आपका है, जो जिस पर आप कोई परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। लेकिन जैसे ही 4 - 2 बोले, तो आप बोलेंगे अच्छा रिजल्ट इज 2, तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो हियर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज क्लियर टू यू। तो इन असेंबली लैंग्वेज देयर इज a standard form या फॉर्मेट आप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट एन इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है एग्जीक्यूशन, दैट इज known as instruction format, that is known as instruction format, ठीक है ना। it consists of 3 fields, ठीक है ना। it consists of 3 fields। अब वो 3 फील्ड क्या है, 3 fields, that is OP code field, operand field and mode field, ठीक है ना। 3 फील्ड है, OP कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड और मोड फील्ड। जो इंस्ट्रक्शंस जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली हमारा 2 सेक्शन होगा। एक सेक्शन आपका है OP कोड फील्ड, दूसरा सेक्शन है ऑपरेंड, तीसरा सेक्शन जो आपका मोड है, मोड फील्ड, दिस वन इज ऑप्शनल, यानी मोड फील्ड आपका ऑप्शनल होगा। तो जब भी कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस को हम
दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या होगा, जो ओपी कोड, जो ऑपरेशन क्या ऑपरेशन करना है वो कोड उसके लिए जनरेट करेगा। दूसरा भाग जो है वो ऑपरेंड जनरेट करेगा। आप भी जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर यही दोनों चीज होता है। आप पहले डेटा टाइप यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। व्हाई यू आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल? एनीवन? कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ होगा, बट आप एल्गोरिथम लिख रहे होंगे। तो एल्गोरिथम में आप वेरिएबल इनपुट करते हैं ना, इनपुट ए बी। एल्गोरिथम भी नहीं हुआ है। सी में अभी क्या हो रहा है? तो उसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ये सब इनसे भी नहीं हुआ। अच्छा, आपका ब्रिज भी नहीं हुआ, ठीक है। एल्गोरिथम एक्चुअली, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट सूडो कोड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी प्रोग्रामिंग। वो आपका किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं होता है। तो आप जब एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो एल्गोरिथम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो सकता है। तो सी लैंग्वेज आपको पढ़ना है तो आप सी लैंग्वेज में किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे। जिनको दूसरे लैंग्वेज क्यूबेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, .NET पढ़ना है, वो उसी एल्गोरिथम को उस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। तो लैंग्वेज इज नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो PDLC आपको पता होगा, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोग्राम का एक लाइफ साइकिल होता है डेवलपमेंट का। हैव यू एनी आइडिया अबाउट दैट? नो आइडिया? यू जस्ट सी हियर, PDLC एक टर्मिनोलॉजी है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यू जस्ट नोट इट डाउन। Whenever you are in the process to write up the program, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फेज में आप काम कर रहे हैं। तो PDLC का मतलब होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेंशन इट, PDLC। प्रोग्राम डेवलपमेंट, हाँ, प्रोग्राम डेवलपमेंट। म्यूट करो, प्रियांशु कुमार, म्यूट करिए। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब हुआ कि लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस का फ्लो होगा। यानी कि आप जब कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो एक फ्लो होगा। फ्लो क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। जैसे आपका किसी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम इज नॉट ओनली रिटन फॉर एनी लैंग्वेज, प्रोग्राम इज फॉर जनरल लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑल्सो। रियल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो सबसे पहला चीज क्या होता है ये समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग इज द प्रॉब्लम डिफिनीशन। बिकॉज इसके बेसिस पर ही आप कोई भी एनालिसिस कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज द प्रॉब्लम डिफिनीशन। व्हेनेवर यू आर रिसीविंग एनी प्रॉब्लम, सपोज आपको बोला गया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या है, आपको बिना उसके फार्मूला के आप बना सकते हैं, उसके लिए सोच सकते हैं कि उसका इनपुट क्या लेना पड़ेगा? नहीं। तो दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इन रियल लाइफ लॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो you need certain definition of the problem, whatever problem you are receiving. तो जो प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए एक प्रॉब्लम असाइन किया गया, सबसे पहला काम क्या होगा? उसका डिफिनीशन तय करना। यानी कि आपको पता करना होगा। अब ये डिफिनीशन से क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होगा। इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। यानी कि whenever you have an idea that की area of rectangle is calculated or formulated by means of length and breadth. So length into breadth, this is the formula. So once you have a formula for finding area of rectangle, then you are in a position to think about the list of input, whatever the list of input you have. So first of all you have to define the problem. तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम दे दिया गया, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम के लिए आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज फैक्टोरियल। बोल दिया गया कि आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करो, तो व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिजाइनिंग द लॉजिक फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर, you must have a little bit concern about that कि what actually आर्मस्ट्रांग नंबर is, what is the palindrome number, what is the amicable number, what is the, तो ये सारा चीज आपको बताया गया होगा। why that part is discussed due to this factor, because once you have a definition, then only you are in a position to write up the program. So the first part is what, that is the problem definition. तो अभी जो भी कुछ आपको बताया जा रहा होगा वो ये फर्स्ट पार्ट के लिए किया जा रहा होगा। सेकेंड पार्ट इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। You already go through that problem analysis. अब ये problem analysis is the phase in which you are using various tools.
कोई बता सकते हैं कौन सा टूल्स यूज होता है इसमें प्रॉब्लम एनालिसिस करने में? एनीवन ऑनलाइन है? डिटेक्ट बग फिक्सेस पहले बनाएंगे तभी ना बग फिक्स होगा, बनाया है नहीं, बग फिक्स कहाँ से करेंगे जी? हम कुछ बना देंगे तब तो पता चलेगा कि इसमें एरर है। तो बग फाइंडिंग तब होगा जब ऑब्जेक्टिव इज लिटिल बिट इन द प्रोसेस। तो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हमको पता चला कि ऐसे बनेगा, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसमें इतना इनपुट करना होगा। तो अभी हाँ, तो प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए क्या टूल्स यूज करते हैं आप? हाँ, एनालिसिस टूल्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग टूल्स, वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स। तो वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होगा? वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स ही आपका है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए हम पूछे कि एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड लिखते हैं कि नहीं। और एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड हर प्रोग्राम के लिए लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बिगिनर को ये बताया जाता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे बैठ के, फ्लो चार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड क्यों ये एनालिसिस टूल्स के रूप में यूज किया जाता है? इसलिए कि दीज आर द टूल्स विच गिव्स यू द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट विच यू विल इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो राइट नाउ यू हैव टू स्टडी सी लैंग्वेज, तो व्हाटएवर एल्गोरिथम यू आर राइटिंग फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू सी लैंग्वेज। अगर आप उसी को कुछ C++ में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो वही एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं वो C++ में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रॉब्लम एनालिसिस वर्क फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, so you are not doing the particular tasks related to the any programming language, you are doing the task which is common for any programming language, ठीक है ना। तो यहाँ समझ लीजिए इस बात को, किसी भी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी के बाद आपको दूसरा कोई लैंग्वेज आएगा, हो सकता है कि 3 इयर्स के बाद कोई नया लैंग्वेज आपको कंपनी में करना पड़े, तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। अगर एक लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हैं तो यू कैन इजिली अपग्रेड योर सेल्फ इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट एक लैंग्वेज आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए, उसका बैकबोन अच्छा होना चाहिए। वो लैंग्वेज अगर आप कमांड अच्छा है तो यू कैन इजिली अपग्रेड योरसेल्फ, बिकॉज लैंग्वेज इज डे बाय डे न्यू लैंग्वेज कम्स इन द पर्टिकुलर सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर जो आपका लैंग्वेज है वो आपको किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या कहीं पर आपको पढ़ा दिया जाए। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया कुछ आएगा ट्रेंड्स, तो उस ट्रेंड्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा उस एरिया में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट। अब यहां से ही जो आपका जो है सिनेरियो चेंज हो जाता है, यानी कि सेकेंड स्टेप के बाद ये फर्स्ट 2 स्टेप्स इज कॉमन फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन यहां से आपको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। अभी जैसे सी लैंग्वेज आपने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो भी एल्गोरिथम, जो भी ऑब्जेक्टिव आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से बनाएंगे उसको आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कोडिंग, थर्ड पार्ट इज व्हाट? कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो फॉर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड अ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So in which language you feel comfortable, you just select that language to implement and see the outcome of that particular algorithm, whether that algorithm is executed in a perfect or appropriate manner or not. तो उसके implementation को check करने के लिए हम यहाँ पर अभी आपको क्या पढ़ना है? C language. So that is the third part. Fourth part is what? Testing. टेस्टिंग का जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे सी में तो आप चाहेंगे देखना कि जो हम लिख रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। इफ यू मेक ए कप ऑफ टी देन यू वांट टू चेक आउट, टेस्ट इट, वेदर द टेस्ट इज ओके और नॉट। So whenever you are making a cup of tea or coffee, at that moment also you are doing the testing job. So after writing the code, next step is the testing of the program. तो इसको क्या बोलेंगे? This is the validation stage or verification stage? No, this is the validation stage. How you can say the verification? Verification कब करेंगे? जब पता होगा कि एरर है, चाहे पीने में नमकीन लग रहा है, then the verification stage is needed. Otherwise, if the test is okay, आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट पर लिखा रहता है okay tested,
That means there is no, that particular device is tested on developer end. डेवलपर एंड से वो टेस्टेड है, अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग हो चुका है, यूजर एंड से यूज करने के बाद कोई एरर आ सकता है। तो टेस्टिंग अगर ओके है तो नो नीड टू डिबग, यानी टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका डिबगिंग है, ये डिबगिंग आपका ऑप्शनल होगा। कब ऑप्शनल होगा? जब उसमें टेस्ट ओके हो जाएगा। यानी आपने 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिखा और उसमें यूजर डेटा देते हैं, तो यूजर डेटा आप टेस्ट रन डेटा वही देते हैं जिसका रिजल्ट आपको पता है, बड़ा वैल्यू नहीं देते। आप देते हैं उसमें 2 + 3 5 दे रहा है कि नहीं, 5 + 2 7 दे रहा है कि नहीं, तो 5 + 2 7 दे रहा है, इसका मतलब एजम्पशन आप ले लेते हैं कि अगर ये 2 सिंगल डिजिट का ऑपरेशन कर रहा है तो आप 3 डिजिट और 4 डिजिट का भी वैल्यू सही करेगा। तो यू जस्ट चेक, यू जस्ट गिव द टेस्ट रन डेटा विच इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय यू। आप जिसका रिजल्ट जानते हैं वही रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जिसमें कैलकुलेटर से चेक करने की जरूरत हो वैसा डेटा आप नहीं देना कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द, अब तो डिबगिंग का जरूरत कब होगा? डिबगिंग इज द वेरिफिकेशन स्टेज, यू कैन से टेस्टिंग इज द वैलिडेशन स्टेज, जहां पर वैलिडेट करते हैं कि जो आपने काम किया वो सही है, आउटकम सही आ रहा है इसका मतलब सही है, आउटकम सही नहीं आ रहा है इसका मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन स्टेज इज नीडेड ओनली व्हेन द टेस्टिंग इज नॉट ओके। अगर आपका टेस्टिंग ओके है तो डिबगिंग इज ऑप्शनल। नाउ डिबगिंग का जरूरत भी चेक हो गया, टेस्टिंग भी हो गया, उसके बाद क्या जरूरत है? आप जो प्रोग्राम लिखे, मान लेते हैं कि एटीएम में जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर अगर बना दिया जाता है, उसका एल्गोरिथम बना दिया गया, सॉफ्टवेयर बना दिया गया और उसको उस जगह पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, तो फिर उस सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है। यस, लेकिन बिफोर रिलीजिंग देयर इज ए नीड ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, जैसे आप एक सिंपल एक प्रेशर कुकर खरीदते हैं बाजार से कोई प्रोडक्ट, तो उसमें भी एक यूजर मैनुअल मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो यूज करने वाले हैं उनको वो प्रोडक्ट रेसिपी बनाने नहीं आता है, स्टिल दे आर गिविंग द यूजर मैनुअल कि व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू मेक दिस रेसिपी देन यू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। व्हाई? बिकॉज उस प्रोडक्ट को जो डिजाइनर हैं वो ये महसूस करते हैं कि यूजर को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आप बाइक परचेज करते हैं तो यू विल गेट 1 यूजर मैनुअल, आप अपने इंटेलिजेंस के चलते उस मैनुअल को कभी देखते नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर सो इंटेलिजेंट and no need to read that user manual because you have an idea about each and every functioning whatever function। but जहां functioning समझने में दिक्कत आता है तब या तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, नहीं तो अपने से इंटेलिजेंस को हाइड रखने के लिए कोई को अनहाइड नहीं हो तो फिर यूजर मैनुअल उलटना शुरू करते हैं कि whether there is certain function given in that manual to execute this part or not। अगर वहां मिल गया तो आप रिजॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, नहीं मिला तब जाएंगे दूसरा मैनुअल पर, क्योंकि वहां यूजर मैनुअल काम नहीं है, आप सिस्टम मैनुअल पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है 2 तरह का मैनुअल, एक यूजर एंड के लिए और दूसरा डेवलपर एंड के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्रामर बनाएगा सॉफ्टवेयर वो हर जगह फिजिकली अवेलेबल होगा। तो उसका काम क्या है कि जो उसने काम किया उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे कंपनी को, ताकि उस मैनुअल का यूज सिस्टम, क्योंकि आपको पोस्ट मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता है। बाइक खरीद लिए तो जो बाइक का जो इंजीनियर आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया था, हर बार प्रॉब्लम लेके उसके पास तो आप पहुंचेंगे नहीं, अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कौन करेगा? वो सर्विस इंजीनियर। वो सर्विस इंजीनियर जरूरी नहीं कि हर टेक्नोलॉजी का उसको आइडिया है, उसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगा। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा? उसी मैनुअल से मिलेगा। जो ट्रेनिंग गाइड वो क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस यूजर है, ऑलरेडी उसको टेक्निकली साउंड है, तो वो जैसे अभी आपको बताया कि आज आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कल के डेट में कोई नया लैंग्वेज आएगा, तो टेक्निकली अगर एक लैंग्वेज में साउंड है तो उस लैंग्वेज को आप ट्रेंड हो सकते हैं, तो वो भी ट्रेंड करेगा अपने को, तब जाके आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ यूजर मैनुअल एज वेल एज सिस्टम मैनुअल, एंड देन आफ्टर देयर इज ए इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना? तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि आप जो काम किए वो यूजर एंड पर अब जाना चाहिए। ठीक है ना? यूजर उसको एक्सेस करेगा, तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। और इन फ्यूचर देयर इज आल्सो फीचर ऑफ एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन। बिल्कुल, अब जैसे विंडोज 10 11 अपग्रेड हो रहा है और तो आपका एंटीवायरस से अपडेट हो रहा है,
तो ये क्या है, उसमें हमेशा फीचर्स है कि एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन, तभी आपका जो न्यू वायरस जो वो डिटेक्ट कर पाएगा। अगर उसको अपडेट नहीं करेंगे तो हर मिली सेकेंड पिको सेकेंड में जो नया वायरस आ रहा है वो आपका जो एंटीवायरस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपडेट अपने को नहीं रखेगा। तो प्रॉपरली अपडेट नहीं रखेगा तो न्यू वायरस अटैक आपके सिस्टम पर हो सकता है। You think that your antivirus is total secured your device because its name is total security, but without updation that total security is not give you the single security. Single security breakup से आपका जो है सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। तो that antivirus is also need to properly update. आप चेक करते रहिए कि अपडेट अगर देर है तो you just update that particular antivirus. So these are the, you can say, these are the steps of the PDLC. I think that it is clear to you. तो जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना तो ये तीसरा फेज का काम कर रहे हैं और इसी तीसरा से आगे तक रिलीज करेगा। जब आप उस सी लैंग्वेज में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका जो है इम्प्लीमेंट होगा कहीं, तो इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें एरर आएगा, यूजर कुछ गलती करेगा, क्योंकि यूजर को आप सब कुछ तो बताया नहीं है। तो यूजर जब गलती करेगा, एरर आएगा, तो उसका फीडबैक मार्केट में आएगा और उस फीडबैक से फिर आप रीथिंक करना शुरू करेंगे कि ये एरर कैसे हम जो है बग फ्री करें। क्योंकि आपके एंड से आप जो कोई बनाने वाला क्या है, प्रोग्रामर को अपना प्रोडक्ट अच्छा लगता है और अपने एंड से वो यूजर डेटा जो प्रोग्रामर डेटा सप्लाई करता है और अपने कुलीग्स को भी वही डेटा बोलता है कि इसको चेक करो इससे सही हो रहा है। लेकिन जब यूजर के हाथ में वो सिस्टम जाता है तब रियल डेटा चेकिंग चल शुरू होता है, क्योंकि यूजर उसको अलग अलग तरह से डिफरेंट आउट ऑफ जो है थिंक आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू करता है कि ऐसा इसको देने के अलावा अगर ऐसा दे देंगे तब क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको इनपुट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द पार्ट। तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट, मोड फील्ड, ओपी कोड फील्ड एंड ऑपरेंट फील्ड। अब आपका ओपी कोड फील्ड क्या है? ओपी कोड फील्ड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन कोड, बिकॉज अर्लियर मशीन लैंग्वेज में ये सारे काम हम 0-1 के फॉर्म में करते थे। जैसे ही असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया तो नेमोनिक्स यूज होने लगा, नेमोनिक्स और यू कैन से सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर जो ओपी कोड फील्ड है, ओपी कोड फील्ड क्या है? ऑपरेशन कोड है। ये किसी भी ऑपरेशन का ये कोड जनरेट करता है। जैसे आप नाम सुने होंगे, एडिशन के लिए ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, डिवीजन के लिए डिव, तो ये सब अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशन के लिए लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो दीज आर द पर्टिकुलर नेमोनिक्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए और नॉट, एंड के लिए, ये इंस्ट्रक्शंस हमारा जो है नेमोनिक्स के फॉर्म में यूज हुआ, जिसको लिखने से ये पता चल गया। जैसे आप यूज करेंगे प्रिंटफ, स्कैनफ, तो अगर इनपुट टर्मिनल का से डेटा लेना है या आउटपुट टर्मिनल पर डेटा को देखना है तो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस आर देयर। तो इन इज फॉर इनपुट डिवाइस, जैसे आप स्कैनफ यूज करेंगे, और आउट इज फॉर आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट टर्मिनल, जैसे आप प्रिंटफ यूज करेंगे। तो several types of instruction like data transfer instructions as well as data manipulation, and third one is the program control instructions also. तो 3 तरह का ओपी कोड फील्ड आपका जो है यूज हुआ, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ओपी कोड फील्ड क्या है? इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन which is to be performed on set of operand, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो आपका ओपी कोड फील्ड जनरेट करता है। और ओपी कोड फील्ड के अंदर किस तरह का इंस्ट्रक्शंस आता है? लाइक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। डेटा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, सी लैंग्वेज में भी ये सारी चीज आप पढ़ेंगे। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ेंगे लूपिंग, इफ एल्स यानी कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हियर आल्सो देयर इज ए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थ्रू व्हिच द प्रोग्राम कंट्रोल इज अफेक्टेड, यानी किसी तरह का प्रोग्रामिंग कर्सर को अगर अफेक्ट करना है
अपने हिसाब से हैंडल करना है, रिपीटेटिव हैंडल करना है, तो उसके लिए लूप कंट्रोल और डिसीजन कंट्रोल लेने का जरूरत पड़ेगा। डेटा मैनिपुलेशन में अभी जैसे हम लोग एग्जांपल लिया अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन सम, डिव, मल्ट, तो इस तरह के लिए निमोनिक्स यूज होगा। लॉजिकल के लिए होगा या शिफ्टिंग, लॉजिकल शिफ्टिंग 1 बिट लेफ्ट या 1 बिट राइट, अरिथमेटिक शिफ्टिंग 1 बिट लेफ्ट और राइट, या सर्कुलर शिफ्टिंग 1 बिट लेफ्ट और राइट। तो डेटा मैनिपुलेशन में केवल अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं आता है, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एज वेल एज शिफ्टिंग, ये सारे आपका डेटा मैनिपुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे। डेटा ट्रांसफर का मतलब हुआ कि आपका डेटा कंटेंट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आपको भेजना है। जैसे इस क्लासरूम से आपको दूसरे क्लासरूम में भेजना है, तो इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट है वही उस क्लासरूम में भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस क्लासरूम से उस क्लासरूम में जाने में 2-3 नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसा चले जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली क्या है कि यहाँ से होल डेटा लोकेशन चेंज होगा, तो विदाउट चेंजिंग द कंटेंट्स ओनली द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। जैसे आप पेन ड्राइव से कोई डेटा अगर लेते हैं, हार्ड डिस्क में डालते हैं, तो पेन ड्राइव में जो डेटा है उसी का एक कॉपी वहां पर जाता है। अब उसका कॉपी वहां से हटाकर आप ले जाएं, कट करके ले जाएं, या उसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करके वहां पेस्ट कर दें, या हार्ड डिस्क से कोई कंटेंट आप पेन ड्राइव में ले आए, तो वो कंटेंट पूरा पूरी आपका जो है कॉपी लोकेशन चेंज होता है वहां जाता है। ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट में से पार्ट कंटेंट जाएगा, इस फाइल में से कुछ कंटेंट गया और फाइल का कुछ कंटेंट वहीं रह गया। जब जाएगा तो फुल फाइल कंटेंट्स जाएगा, फुल फोल्डर जाएगा, अगर फोल्डर को आप ले जा रहे हैं तो फुल फोल्डर जाएगा, फाइल को ले जा रहे हैं तो फुल फाइल जाएगा, तो केवल उसका लोकेशन। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्टिकुलर ट्रांसफरिंग ऑफ द लोकेशन, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ द कंटेंट्स विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। वैल्यू चेंज किए बिना आपका अगर कंटेंट का लोकेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहा है, तो दैट इज रिलेटेड टू द, जैसे इनपुट और आउटपुट, इनपुट डिवाइस से हम अगर ए प्रेस कर रहे हैं तो ए ही वहां जा रहा है, तो लोकेशन आपका इनपुट डिवाइस से एक्सट्रैक्ट होकर इंसर्ट हो रहा है कहां पर, तो लोकेशन चेंज हो रहा है। लेकिन डेटा इसलिए क्योंकि आपका कोडिंग पैटर्न के थ्रू जिस कैरेक्टर को आप प्रेस कर रहे हैं उसी का बिट जनरेशन हो रहा है, तो जिसका बिट जनरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका वहां कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं है कि हम ए के लिए बिट जनरेशन करें हमारा सिस्टम और बी वहां डिस्प्ले कर दे। तो अगर बिट जनरेशन, बिट आपका जो है 7 बिट या 8 बिट या 16 बिट अगर ए के लिए क्रिएट हो रहा है, तो ए ही आपका डिस्प्ले भी होगा स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो ओपी कोड फील्ड में डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आएगा। एग्जांपल में आप यहाँ ले सकते हैं, अगर डेटा ट्रांसफर का, हाँ बोलिए। एक फोन से दूसरे फोन में अगर फाइल ट्रांसफर या इमेजेस या वीडियो एमबी भर जाता है, नहीं समझे। मतलब एक फोटो हमको दूसरे फोन में भेजना है, एक फोन से फोटो एमबी भर जाता है, तो वो आपका घटता बढ़ता, वो आपका जो है फाइल कंप्रेस होकर जाता है, ठीक है ना। वैसे तो आप हर फाइल को जिप करके भी भेज सकते हैं, ठीक है ना, आप कंप्रेस करके भेज सकते हैं, ठीक है। आपका फाइल बड़ा है लेकिन उसको जिप कर देंगे तो कंप्रेस होने के बाद फाइल का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन आपका जैसे कोई प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन है, इतने एमबी तक आप फाइल भेज सकते हैं, 25 एमबी तक का फाइल भेज सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भेज पाएंगे। तो 25 एमबी का फाइल आपका अगर 26 एमबी हो रहा है तो कंप्रेस करेंगे तो वो 12-13 तक आ सकता है, ठीक है ना। तो और ज्यादा अगर क्वालिटी डिक्रीज करेंगे और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो और छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर आप क्वालिटी को अगर मेंटेन करेंगे तो एक सर्टेन लिमिट तक कंप्रेशन होगा, क्वालिटी को अगर मेंटेन नहीं करना है तो कंप्रेशन और छोटा फाइल बन सकता है उसका। अब उस फाइल को आप पढ़ नहीं पाए अलग बात है, लेकिन फाइल छोटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिलिमिटिंग द साइज ऑफ द फाइल फॉर मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मूवमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। तो एग्जांपल में जैसे डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग लिख सकते हैं पुश, पॉप, इन, आउट, ठीक है ना, एटसेट्रा। डेटा मैनिपुलेशन में जैसे मैथमेटिकल ऐड, डिव, ठीक है ना, मल्ट, एटसेट्रा। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में लिख सकते हैं BNZ, ठीक है ना, BNP, BNE, ठीक है ना, BE। ये ब्रांचिंग इफ नॉट इक्वल टू 0, ब्रांचिंग इफ नॉट इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो BNP, BNZ, BNE, B ब्रांचिंग फॉर इक्वल टू 0,
तो ये आपका जैसे आप इफ एल्स यूज करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रांचिंग होगा वो किस बेसिस पे होगा, जैसे जो हम लोग स्टेटस फ्लैग रजिस्टर पढ़े, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में आपका जब आप चेक करेंगे कोई भी पर्टिकुलर स्टेटस फ्लैग, तो साइन फ्लैग कब 0 होगा कब 1 होगा, साइन फ्लैग आपका कब 0 होता है कब 1 होता है, बाय डिफॉल्ट जितने भी फ्लैग हैं सब 0 होते हैं, लेकिन साइन फ्लैग 1 कब होता है, जब आपका वैल्यू यानी कि कंप्यूटेशनल वैल्यू जब आपका निगेटिव होगा तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा 0 से। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो वैल्यू है वो माइनस साइन से प्रीसीड होना चाहिए, यानी अगर आप बोलते हैं कि 9 माइनस 18 है अगर तो -9 होगा, तो 9 माइनस 18 को आप बोलते हैं -9। -9 बोलने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट है उसको माइनस साइन से प्रीसीड करना है, लेकिन जब अगर आपको बोला जाए 18 माइनस 9 तो आप बोलेंगे 9, बिकॉज पॉजिटिव साइन को प्रीसीड करने का जरूरत नहीं है, +8 9 +9 +10 बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आया तो उस निगेटिव वैल्यू के पहले प्रीसीड माइनस साइन करना जरूरी है, तो वहां पर साइन फ्लैग हो गया। कैरी फ्लैग आपका ऑन कब होगा, आप बताइए, पीछे कौन है जी, हाँ आप बताइए, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर पढ़े थे ना, तो कैरी फ्लैग ऑन कब होगा, क्योंकि सारे फ्लैग आपका ऑलरेडी 0 होता है और मतलब ऑफ स्टेज में रहता है, कैरी फ्लैग कब ऑन होगा, तो कैरी फ्लैग डेसिमल में जैसे तुम कैलकुलेशन करते हो 2933, तो 9 + 3 12 लिखते हैं, नहीं ना लिखते हैं, 9 + 3 हम लोग 2 लिखते हैं, यानी कि जैसे ही 2 बिट का कोई रिजल्ट आया तो हम राइट मोस्ट को होल्ड करते हैं सम में और लेफ्ट मोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यहाँ जैसे ही कैरी फॉरवर्ड किए तो आपका ये क्या हुआ, कैरी फ्लैग एक आपका स्टेटस 1 बिट का स्टेटस रजिस्टर है, ये कैरी फ्लैग 0 से असाइंड है, जैसे ही आपका ये कैरी जनरेट हुआ कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है, बैठ जाइए, तो कैरी फ्लैग ऑन हो गया और फिर आप रिजल्ट यहाँ 62 डिस्प्ले करा दिए, और नहीं अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसका रिजल्ट हो जाता 512, यानी सब डिजिट को अलग अलग जोड़ लेते, 9 और 3 को जोड़ के लिख देते, फिर 3 और 2 को जोड़ के लिख देते, तो 9 + 3 12 हो गया और 3 और 2 5 हो गया, यानी 512, ठीक है ना, क्योंकि हर डिजिट का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है, फेस वैल्यू है, तो हमको वहां पर जैसे ही सिंगल बिट का ऑपरेशन में 2 बिट का अगर रिजल्ट आ गया तो राइट मोस्ट को हम होल्ड करते हैं और लेफ्ट मोस्ट जितना भी बिट है, 2 बिट का भी हो सकता है, कैलकुलेशन में हो सकता है कि 2 बिट का भी हो जाए, 3 बिट का भी हो जाए, तो उस केस में हम लेफ्ट मोस्ट को छोड़कर राइट मोस्ट जितना भी है, राइट मोस्ट को छोड़कर लेफ्ट मोस्ट जितना भी आपका बिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। मैथमेटिक इसमें आपका जो है बाइनरी अरिथमेटिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर होगा, बाइनरी अरिथमेटिक फंडामेंटल में बताया जाएगा, ठीक है ना, बाइनरी अरिथमेटिक जैसे डेसिमल अरिथमेटिक है उसी तरह से बाइनरी अरिथमेटिक, ऑक्टल अरिथमेटिक, हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक भी है, यानी जैसे डेसिमल का बेस 10 यूज करते हैं उसी तरह से बाइनरी का बेस 2 यूज होगा, ऑक्टल का बेस 8 यूज होगा और हेक्साडेसिमल का बेस 16 यूज होगा, तो अकॉर्डिंग टू बेस अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तीनों जो है आपका प्रोग्राम कंट्रोल, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल है जिसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है।